बस सोचो, क्या ऐसा हुआ होगा क्या? अच्छा, लाखों साल पहले पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना सिंपल सा, अचानक से कल हुआ और यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ बच्चा क्या हुआ, कैसे यूकैरियोटिक सेल बना होगा, लोगों के दिमाग में चला ना, आखिर यूकैरियोटिक सेल अपने आप कैसे बन गया? तो उसने बोला कि देखो यार, मॉडिफाई कर लिया होगा। कैसे? तो इसने अपने साइज को बड़ा कर लिया होगा, बड़ा, उसके अंदर में किसी तरह से आ गया, इंटर कर गया, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, कोई और बैक्टीरिया गया तो प्लास्टिड बन गया ना। इसी तरह से उसने अपने डीएनए को कवर कर दिया तो ट्रू न्यूक्लियस बन गए। तो माना जाता है बच्चा ऐसे ही बना होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नया थ्योरी है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो अब मुझे बताओ, इसलिए ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आएगा, सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल कौन सा ऑर्गेनेल को कहेंगे? सेल विद इन सेल, ध्यान से सोच करके बताओ। तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा सेल है ना, और उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी तो एक बच्चा सेल ही तो है, ये भी तो एक तरह का सेल ही तो है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल विद इन सेल अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? हमारा सेल, उसके अंदर में एक सेल के समान कौन सा स्ट्रक्चर है? तो बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक तरह का प्रोकैरियोटिक सेल किसी जमाने में होगा ना। सेकेंड तो याद रखना, सेल विद इन सेल कौन कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सेकेंड चीज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल होगा? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, सोच करके बताना, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल किसे कहेंगे? सोच करके बताओ। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऐसा ऑर्गेनेल जो ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये सेल, इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, और उसके अंदर राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है। तो क्या बोलेंगे? राइबोसोम बोलेगा अरे मैं ऑर्गेनेल के अंदर में रहने वाला ऑर्गेनेल हूं, इसलिए एक वर्ड हमने नया लिया, कौन सा? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कौन सा होगा? आंसर इज द राइबोसोम ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, उसके अंदर में ऑर्गेनेल कौन है? राइबोसोम। चलो बताओ, 5 डिफरेंस, 5 बच्चा सिमिलरिटी माइटोकॉन्ड्रिया के बीच और बैक्टीरिया के बीच। आप बताओ, क्या 5 सिमिलरिटी आपको समझ में आ गई? जो गुण बैक्टीरिया में है वही गुण तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। सर कैसे? पहला गुण, सर दोनों के अंदर में सर्कुलर शेप का डीएनए, बैक्टीरिया में भी सर्कुलर शेप का डीएनए। अब बच्चा दिमाग मत लगा देना, सर यहाँ प्लाज्मिड नहीं होगा क्या? मैंने क्या बोला था? कुछ बैक्टीरिया के अंदर बच्चा प्लाज्मिड पाए जाते, सभी में नहीं पाया जाता। तो अब ये मत सोचना सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी कुछ होगा क्या, एक्स्ट्रा वाला डीएनए? नहीं बच्चा, ना नहीं होगा, एक ही डीएनए होगा, सर्कुलर शेप का होगा। चलिए सेकंड मैंने क्या बताया था, फिर से बताओ, सेकंड क्या बताया था? दोनों के अंदर राइबोसोम कैसे होंगे? 70S, दोनों के अंदर 70S होंगे। तीसरा क्या बताया था? दोनों कैसे डिवाइड करेगा? सर दोनों के अंदर में होगा बाइंड्री फ्यूजन, बाइंड्री फ्यूजन 20 से डिवाइड करेगा, बाइंड्री फ्यूजन होगा। ठीक है, अब देखो चौथा क्या होगा, ध्यान से बताओ। सर दोनों के अंदर में लार्ज साइज के पोर पाए जाएंगे, जिसे पोरीन कहेंगे, जिसे बच्चा हम लोग पोरीन कहेंगे, याद रखना है सभी, पोरीन पाया जाएगा। इसे प्रूव होता है कि हमारे बैक्टीरिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा सिमिलरिटी। चलिए याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? अरे तुम लोग शुरू में आता है ज्यादा बच्चा, एक दिन मैं बैंड बजा दूंगा तो फिर रोते मत रहना, सर ऐसे नहीं हो गया, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, मेरा ये नहीं चल रहा था। बैंड बज जाएगा एक आध दिन, तेरा अटेंडेंस हुआ ना,
तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मत रोते रहना। पोरीन बच्चे, पोरीन क्या, थप्पड़ मारूं क्या, पोरीन क्या है? जब मैंने ग्राम स्टेनिंग बताया था तो मैंने बोला नहीं था लार्ज साइज के बहुत सारे प्रोटीन जुड़ जाएंगे तो बीच में पोर्स बन जाएगा। अरे पोर बन जाएगा, छेद हो गया, ये पोरीन्स होता है। बड़े सब्सटेंस को जानने के लिए पोरीन्स बन जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, दोनों जगह पाया जाता है। चल, तो मेरे में से यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, 4 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। 4 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। 4 सेल ऑर्गेनेल के नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, शॉर्ट फॉर्म में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। 4 सेल ऑर्गेनेल जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। 3 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। 3 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। 3 सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम। चलिए ठीक है, ये बताइए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में सारे सेल ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे या मेम्ब्रेन लेस होंगे? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर में जो सेल ऑर्गेनल होगा वो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा या मेम्ब्रेन लेस होगा, या मेम्ब्रेन लेस होगा? ठीक है, डबल मैंने कब बोला रे भाई? अरे ER डबल कब से हो गया? चलो, मुझे 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो मेम्ब्रेन लेस है। 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो मेम्ब्रेन लेस है। 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। सेंट्रियोल एंड राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम। 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो सेमी ऑटोनोमस नेचर के हैं। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो सेमी ऑटोनोमस नेचर के हैं, सेमी ऑटोनोमस नेचर के हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ऐसे 3 सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जिनके अंदर में DNA पाया जाएगा। ऐसे 3 सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जिनके अंदर में अपने DNA पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA, न्यूक्लियस में अपना DNA, प्लास्टिड में अपना DNA। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जहां सर्कुलर शेप का DNA पाया जाएगा। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जहां सर्कुलर शेप का DNA पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। चलिए बताइए, यूकैरियोट्स में कैसे राइबोसोम होंगे, 70S या 80S? यूकैरियोट्स के अंदर में कैसे राइबोसोम होंगे, 70S, 80S, बोथ? 70S, 80S, बोथ? आंसर इज द बोथ। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच होगा वो 70S होगा, 80S होगा? रफ से जो अटैच होगा 70S, 80S, 80S। जो फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में वो कैसे होंगे, 70S, 80S? जो साइटोप्लाज्म में फ्री है वो कैसा होगा, 70S या 80S? 80S। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो कैसे होंगे, 70S या 80S? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो कैसे होंगे, 70S या 80S? क्लियर, क्लियर है? चलो ये बताओ ध्यान से, ध्यान से। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, SER या RER? डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? अगर तुमने लेक्चर किया होगा तो कर दोगे, सभी का आंसर करेक्ट है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए ये बताइए, हमारे लीवर में एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम होता है जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। हमने टॉक्सिक चीज खाया, जहरीला चीज खा लिया, तो उसे हम डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक एंजाइम होता है SER में, उसका नाम बता सकते हैं आप लोग? साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450। केवल P450 याद रखिएगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, मसल में बच्चा, मसल सेल में
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है किस आयन को एब्जॉर्ब करके रखना, किस कीटायन को एब्जॉर्ब करके रखना, जिसे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प मिल सके। जो मसल सेल है उसके अंदर में कुछ आयन चाहिए, ठीक है, जिसके चलते मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प मिलेगा, कैल्शियम। कैल्शियम। चलिए, मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एक्स्ट्रा नाम है, एक अलग सा नाम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। ये बताइए, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में कौन इन्वॉल्व होगा, एसीआर, आरईआर? ग्लाइकोजन, जो हमारे अंदर ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करो। चलिए, एसीआर। तो बताइए, आरईआर का मेन काम क्या है? आरईआर का मेन काम क्या है? आरईआर का मेन काम क्या है? आंसर, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, ठीक है। चलिए, ये बताइए, ग्लाइकोसाइलेशन का इनिशिएशन कहां से होगा? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब कि शुगर में साथ प्रोटीन जोड़ना, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट कहां होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इंड कहां होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टार्ट होता है। इंड कहां होता है? इंड होता है बच्चा गोल्जी बॉडी में। एक चीज बता रहा हूं, जो आपको बनाने के दौरान में मिल गया होगा क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो गया, एक लाइन बताने दो। अगर कार्बोहाइड्रेट, अगर बच्चा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ेगा, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, इसे कहते हैं बच्चा ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर बच्चा लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जुटा, तो इसे हम लोग ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। लेकिन हमें बच्चा एनसीईआरटी में ग्लाइकोसाइलेशन दोनों के लिए लिखा है, प्रोटीन से जुड़े तब भी ग्लाइकोसाइलेशन, लिपिड से जुड़े तब भी ग्लाइकोसाइलेशन। लेकिन थोड़ा सा बच्चा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लिपिड से जुड़ने वाले को ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। तो ये वर्ड कहीं मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। बस एक नया नाम आ गया, साइलेशन की जगह साइडेशन, लिपिड वाले से जुड़ना साइडेशन कह लें। चलो ठीक है। चलिए बताइए, गोल्जी बॉडी को सबसे पहली बार किसने ढूंढा था? गोल्जी बॉडी को सबसे पहली बार किसने ढूंढा था? कैमिलो गोल्गी। डेट बताइए, डेट बताइए, डेट बताइए, डेट कौन सा था? 1898, 1898, ठीक है। कहां से ढूंढा था? मैं बता रहा हूं, नर्व सेल ऑफ ऑल, उल्लू, उल्लू के नर्व सेल में उन्होंने पहली बार गोल्जी बॉडी को ढूंढा था। चलिए, प्लांट के अंदर में गोल्जी बॉडी का एक और नाम होता है, प्लांट के अंदर में गोल्जी बॉडी का एक और नाम होता है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? प्लांट के अंदर में गोल्जी बॉडी का एक अलग नाम दिया जाता है, डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम, ठीक है, डिक्टियोजोम। चलिए, गोल्जी बॉडी जहां पास होता है वहां पास से साइटोप्लाज्म में बच्चा अदर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। जहां पास गोल्जी बॉडी होता है आसपास के एरिया में साइटोप्लाज्म नहीं होते, क्योंकि उसे दिक्कत ना हो काम करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे, उस एरिया को क्या कहें? जहां पर गोल्जी बॉडी पाया जाता है उस एरिया में साइटोप्लाज्म में अदर सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, उस एरिया को क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। चलिए, गोल्जी बॉडी का वो पार्ट बच्चा जो न्यूक्लियस की तरफ है, उसके मैंने 3 नाम दिया था। जो पार्ट न्यूक्लियस की तरफ है उसे 3 नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा पार्ट है? 3 नाम बताइए, 3 नाम मैंने बोला था। जो पार्ट न्यूक्लियस की तरफ है उसको मैंने 3 नाम बोला था, सिस या कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग, सिस या कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग। गोल्जी बॉडी का वो पार्ट जो कि दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, उसे क्या नाम देंगे? उसे क्या नाम देंगे? ट्रांस कॉन्केव और मैच्योरिंग, ट्रांस कॉन्केव और मैच्योरिंग। चलो, याद है, याद है, याद है, करेक्ट है, करेक्ट है। चलिए, अब बताइए ध्यान से, ध्यान से 3 काम जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान से सुनिएगा। मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी में है, काम बता रहा हूं, फंक्शन। पैकेजिंग एनसीईआरटी में है, सिक्रीशन एनसीईआरटी में। ये 3 तो बच्चा एनसीईआरटी में गिवन है, 5 काम एक्स्ट्रा जानना था।
5 काम एक्स्ट्रा जानना था। पहला काम लाइसोसोम बनाना, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा और इसे पैकेज करके सेल ऑर्गेनल कौन बनाएगा? गोल्जी बॉडी। एक काम जो स्पर्म का टिप होता है, स्पर्म का जो टिप होता है इसे एक्रोसोम कहते हैं, वहां गोल्जी बॉडी होगा। तीसरा बच्चा सेल वॉल का मटेरियल बनाएगा, सेल वॉल का मटेरियल बनाएगा। चौथा प्लांट सेल जब डिवाइड करेगा तो बीच में सेल प्लेट बनाएगा, सेल प्लेट बनाएगा। ये आपको 100% याद रखना है, ये आपको 100% याद रखना है। चलो अब बताओ ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ठीक है, आंसर इज द गोल्जी बॉडी, आंसर इज द गोल्जी बॉडी। चलो लाइसोसोम को काम करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। आंसर इज द एसिडिक। पीएच कितना होना चाहिए? 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5 होना चाहिए, पीएच 5 होना चाहिए। अब बताओ लाइसोसोम के अंदर में कितने तरह के एंजाइम्स होंगे, कितने टाइप्स के एंजाइम होंगे? अप्रॉक्स 50 टाइप्स के एंजाइम पाए जाएंगे। अब बताओ वो नेचर वाइज कैसे होंगे? नेचर वाइज कैसे होंगे? वो कैसे तोड़ेंगे? प्रोटीन को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? तो याद रखना कैसे तोड़े? न्यूट्रल। मारूंगा रे 7 न्यूट्रल कहां से तुम लोग आ गए रे भाई? 7 कैसे तोड़ेंगे? हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलेज नेचर के होंगे, पानी के हेल्प से उसको तोड़ेंगे। हाइड्रोलिटिक नेचर के होंगे, हाइड्रोलेज एंजाइम। चलो नेक्स्ट बताइए, प्रोटॉन पंप किसके मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा? गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटॉन पंप मैंने आपको 2 बार बताया, अब नहीं बताओगे तो भेज। प्रोटॉन पंप किसके मेम्ब्रेन के ऊपर में पाया जाएगा? आंसर गोल्जी बॉडी। कहां है रे भाई? क्लास व्लास नहीं किया है? अरे लाइसोस 2 बार बताया रे भाई, 2 बार मैंने बताया ये चीज को, कैसे पढ़ता है? आंसर लाइसोसोम। चलो ध्यान से, कौन ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो अपना बच्चा नेचर चेंज कर सकता है? अपना नेचर चेंज करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, अपना रूप चेंज कर सकता है, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहेंगे? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहेंगे? यानी कि वो रिलीज हो जाए तो वो सेल का डेथ करा देगा, सेल का डेथ करा देगा, सुसाइडल बैग। हमारे अंदर में कौन ऐसा सेल है जिसमें लाइसोसोम सबसे ज्यादा डेवलप होगा? हमारे अंदर में कौन ऐसा सेल है जिसके अंदर लाइसोसोम सबसे ज्यादा डेवलप होगा? WBC। तो उसे बैक्टीरिया को, वायरस को खाना है तो डाइजेस्ट कैसे करेगा? लाइसोसोम की हेल्प से कर देगा। चलो, जब स्टार्टिंग में लाइसोसोम बनता है तो वो बच्चा इनएक्टिव होता है, क्यों? जब स्टार्टिंग में लाइसोसोम बनता है वो बच्चा इनएक्टिव होता है, से प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। रीजन बताइए क्यों इनएक्टिव होता है? क्योंकि सर न्यूट्रल पीएच है। पीएच सर न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है, इसलिए। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम जब बच्चा फूड पार्टिकल से मिल जाएगा, मिलने से बनेगा स्ट्रक्चर सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर वो फूड को डाइजेस्ट कर देगा, जो भी डाइजेस्ट हुआ उसको बाहर रिलीज कर देगा। जो बच गया वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसे बच्चा क्या करेगा? बाहर भेजेगा। तो जो वेस्ट मटेरियल रखा है रेसिडुअल बॉडी या टर्शरी लाइसोसोम। चलो ये बताओ, सेप वैक्यूल प्लांट के अंदर में, 1 मिनट 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं भाई, ओनली 5 मिनट्स। हाँ, प्लांट के अंदर में सेप वैक्यूल अप टू कितने % एरिया को एक्यूपाई कर सकते हैं? कितने % एरिया तक वैक्यूल हो सकता है? आंसर 90%। तो मुझे बताइए प्लांट के अंदर में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? प्लांट के अंदर में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल कौन है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। आंसर वैक्यूल 90% यही है सर, तो इससे ज्यादा बड़ा कौन हो सकता है? चलिए अब मुझे बताइए, जो वैक्यूल है, सेप वैक्यूल है, उसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेप वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? आंसर टोनोप्लास्ट। आंसर टोनोप्लास्ट। चलो एकदम करेक्ट है। सेप वैक्यूल में एक पिगमेंट पाया जाता है, वाटर सॉल्युबल, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, कलर देगा। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, कलर देगा। खाओगे तो तुम्हारे अंदर भी कलर आ जाएगा। जामुन में पाया जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। चलो बताओ, ये बताओ वैक्यूल के अंदर में
आयंस का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा साइटोप्लाज्मिक रिलेशन में। एनसीईआरटी में है बच्चा लिखा हुआ, वैक्यूल के अंदर में आयंस का अमाउंट ज्यादा होगा, बाहर कम है, तो भी वो लेना चाहेगा। एक्टिव या पैसिव बताओ, अंदर में आयंस ज्यादा, बाहर में आयंस कम, फिर भी वो लेना चाहता है कम से ज्यादा की तरफ, तो बच्चा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो ये बताओ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के दो फंक्शन क्या है? 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 पहला, वाटर को बैलेंस करके रखना, और दूसरा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, दो काम, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये याद रखना था, ठीक है। फिर एक फूड वैक्यूल होगा, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो बनेगा फूड वैक्यूल, ये बच्चा कहां पाया जाएगा? प्रोटिस्टा। तो चलिए, तो मेरे में से सभी बच्चे, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने दोनों लेक्चर वो कंप्लीट नहीं किया है वो कर लीजिएगा, मैंने दो पार्ट में लेक्चर बना दिए हैं, वो कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन बन रहे होंगे। आज आपका होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क नोट करके घर जाइए, आप छुट्टी। आज का होमवर्क है बच्चा, पियर्सन की बुक में लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस गिवन है, लास्ट में देखिएगा उसी चैप्टर में प्रीवियस ईयर के लगभग 70 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चा जैसा नीट में क्वेश्चन आता है, क्या हमसे बनता है या नहीं बनता, हम बना के चेक कर ले। तो वहां 70 क्वेश्चन होगा, जो जो टॉपिक पढ़ा है बनाते जाइएगा, जो नहीं पढ़ा है छोड़ दीजिएगा, जो नहीं पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ा छोड़ दिए, प्लास्टिड नहीं पढ़ा छोड़ दिए, न्यूक्लियस नहीं पढ़ा छोड़ दिए, बाकी बच्चा जो जो पढ़ा है बनाते जाइए और उसे आज अटेम्प्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि तुमने जो पढ़ाई की है वो बेटा नीट लेवल का है या नहीं, नीट का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं है। अब बनाने की कोशिश कीजिएगा, आज का यही होमवर्क है, ठीक है। कल मैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का एक वीडियो बना दूंगा, तो लगभग चैप्टर 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा, 3 क्लास में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, गो गो गो, हो गया बच्चा, नमाज का टाइम, जाइए। चलिए ठीक है।